नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। उनके विद सॉल्यूशन के साथ जितने भी हम एमसीक्यूज करते हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि परीक्षाओं में घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है कि कामरेड का कोट किसकी रचना है? अमरकांत की है या फिर राजेश जोशी की है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की है या संजय जी की है? तो कामरेड का कोट आप सभी को पता है किस लेखक की रचना है? आंसर हो जाएगा हमारा डी, सृंजय। तो सृंजय है भाई, ये सृंजय। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कामरेड का कोट जो रचना है 1993 में रचित, ये रचना सृंजय की कहानी संग्रह है और इनकी पांच में से दो कहानियां, एक है बदिया बैल और दूसरी है बग भगदत्त का हाथी, में लेखक ने बिहार में गहरी जड़ें जमाए सामंतवाद की सघन पड़ताल की है और अपनी विवादास्पद कहानी कामरेड का कोट में अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारित की है। अगर ये पूछ लिया जाए कामरेड का कोट जो कहानी है वो किस विषय पर आधारित है, तो ध्यान रखना है अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई इसमें दिखाई गई है और यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा और संप्रण के साथ साथ व्यावहारिक रणनीति स्वीकार किए जाने और विकास पर बल देने वाली एक कहानी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई? पुष्यदंत है इसके लेखक, रोड़ा कवि है या फिर ठाकुर ज्योतिश्वर है या फिर दामोदर शर्मा है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। तो दामोदर जो है इसके प्रमुख कवि रहे हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना के, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। यह व्याकरण ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर जी का? एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें मध्य देशीय अवहट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्यामा सौपन के लेखक कौन है? श्यामा सौपन रचना काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। श्यामा सौपन के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन, ब्रजनंदन साई या गोपाल राम गहमरी है? तो श्यामा सौपन रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की है। तो श्यामा सौपन के रचनाकार ठाकुर जगमोहन है और प्रकाशन वर्ष 1888। इनका ये एक उपन्यास है और इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर दास की परिणय कथा को वर्णित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है? तेरी मेरी उसकी बात रचना यशपाल की है, भगवती चरण वर्मा की है, अमृतलाल नागर की है या शिव प्रसाद सिंह की है? तो तेरी मेरी उसकी बात प्रसिद्ध रचना है यशपाल जी की, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तेरी मेरी उसकी बात का प्रकाशन वर्ष 1974 यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास मान रहा है। ये आपको भी ध्यान रखना है कि यशपाल जी का कौन से नंबर का उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात? 11वां उपन्यास है और यही इनका अंतिम उपन्यास भी माना जाता है। इसमें 1919 से लेकर 1945 तक की प्रत्येक राजनीतिक घटना और उसके प्रभाव का अंकन किया है, अतः इसे राजनीतिक उपन्यास भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? बघेली, ब्रज, बुंदेली या कन्नौजी? आपको पता ही है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों जो है, अवधी, बघेली,
और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियां जो है कहाँ की है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली ये तीनों बोलियां हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देख लेते हैं। वघेली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। शेष तीनों बोलियां ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। साथ ही इसके खड़ी बोली भी आप कह सकते हो। खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। और साथ ही आप जो है हरियाणवी भी बता सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉरी भाई, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो श जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो वर्णमाला के टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों ने ये वर्ण विचार में जब पढ़ा होगा, पूरे किन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है क्या रहा है। जैसे कि कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, मूर्धन्य से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, दंत से, ओठ से। तो आपको ध्यान रखना है जो श ध्वनि का उच्चारण स्थान ये हमारा तालव्य है। ये च छ के अंतर्गत आएगा। च छ छ छ च छ। तो इस प्रकार से ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले जो हमारे चवर्ग वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनके साथ ही जो है चैक भी इसी के कैटेगरी में रखा जाता है। तालव्य के अंतर्गत ये जो है तालव्य से ही बोला जाता है। तो देखते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग यानी कि आगे का भाग कठोर तालु का स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। आप बोल करके प्रैक्टिस कर करके देख सकते हो। जैसे कि च अने और य और श तालव्य व्यंजन है। साथ ही जो है यह भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। य और श तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज नामक जो रचना है रामविलास शर्मा ने लिखी, देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखी, या धीरेन्द्र वर्मा ने लिखी, या उदय नारायण तिवारी ने। तो काफी इम्पोर्टेंट रचना है रामविलास शर्मा जी की। भाषा और समाज और रामविलास शर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है, काफी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और DSSB की परीक्षा में अवश्य ही पूछी जाती है। एक रचना रामविलास शर्मा जी से संबंधित अवश्य पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भाषा और समाज 1961 में प्रकाशित होने वाली ये इनकी पुस्तक लेखक रहे हैं रामविलास शर्मा जी। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक, भाषाविद व कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से संकलन पथ में किसकी गणना नहीं की जाती है? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन या कार्य संकलन। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाव संकलन। प्रभाव संकलन के जो है की गणना संकलन त्रय में नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो सही आंसर अज्ञे, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या भगीरथ मिश्र। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर रामविलास शर्मा जी। तो रामविलास शर्मा जी हिंदी जाति के अवधारणा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है हिंदी जाति की अवधारणा, रामविलास शर्मा है। और हिंदी जाति का साहित्य 1986 में उनके द्वारा चर्चित लोकप्रिय आलोचनात्मक कीर्ति मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 20, भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, या फिर रमेश चंद्र शाह, या विजय देवनारायण शाही। तो भाषा और संवेदना नामक जो रचना है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई। जहाँ पर जो है रचना में संवेदनात्मकता से संबंधित कोई शब्द आ जाए तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। थोड़ी सी ट्रिक के आधार पर भी इसको आप याद रख सकते हो। भाषा और संवेदना के लेखक 1984
जो 1984 में प्रकाशित ये पुस्तक भाषा और संवेदना। इसके लेखक कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। यह इनकी प्रमुख समीक्षात्मक कीर्ति है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास भी जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी की सर्वाधिक लोकप्रिय और व्यास सम्मान 1996 में इस पर प्राप्त हुआ। तो ये भी ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, भाषा और संवेदना। तो मैंने आपको बताया संवेदना शब्द से आप थोड़ी सी ट्रिक के को बना करके ट्रिक के माध्यम से ये याद रख सकते हो। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी पुस्तक सॉरी भाई, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास राधा कृष्ण दास का है, ठाकुर जगमोहन सिंह का है, बालकृष्ण भट्ट का है या लज्जाराम मेहता का? आप सभी को पता है नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है ये बालकृष्ण भट्ट जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य देखें तो नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है 1886 में प्रकाशित हुआ और बालकृष्ण भट्ट का ये प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इसमें ब्रह्मचारी विनायक यानी कि नायक का नाम पूछ लिया जाए तो नायक या पात्र बीच कौन है? विनायक। तो के सरल व निष्कपट व्यवहार से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और इस उपन्यास का उद्देश्य विद्यार्थी को चरित्रिक शिक्षा देना है, यानी कि विद्यार्थियों को ये बताया गया है कि भाई शांत जो स्वभाव है अपना शांत और सरल रखना है। इससे जो है हर किसी का हृदय हम परिवर्तन कर सकते हैं। अंगद का पाँव के लेखक कौन है? अंगद का पाँव नामक रचना जो अंगद का पाँव नामक रचना लिखी गई ये किसकी है? हरि शंकर परशाई, धर्मवीर भारती, शरद जोशी या श्रीलाल शुक्ल जी? तो आपको ध्यान रखना है शुक्ल है ये, लाल शुक्ल नहीं है, श्रीलाल शुक्ल। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, श्रीलाल शुक्ल। 1951 में प्रकाशित होने वाली रचना है इनकी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, अंगद का पाँव 1958 में श्रीलाल शुक्ल की जो है एक व्यंग्यात्मक रचना रही है। इनकी अन्य व्यंग्य रचनाएं यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ ले कुछ देर और अगली शताब्दी का शहर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खबरों की जगूली 2006 की रचना इनकी, अगली शताब्दी का शहर 1996 की रचना है। तो आपको यही याद रखनी है प्रकाशन वर्ष के अनुसार 2006 की खबरों की जुगाली। तो ये रचना श्रीलाल शुक्ल जी से की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो आप सभी को पता है कालीचरण नामक पात्र मैलाचल से लिया गया है और ये किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित मैलाचल का जो एक प्रमुख पात्र है कालीचरण, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें आगे, गोदान आपको पता ही है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल जी का है और प्रति परिकथा जो है, प्रति परिकथा रचना भी वही जो है रेणु की है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। कालीचरण इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। तो प्रमुख पात्र कालीचरण ही है इस उपन्यास में। और किस जिले का वर्णन है इसमें, किस जिले को दिखाया गया है? तो ये भी ध्यान रखना है। मैला आंचल जो है इसमें किस गांव का चित्रण है? तो मेरीगंज, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? कृष्णा शोभती, राजी सेठ, मधु कंकारिया या फिर महाश्वेता देवी? तो महाश्वेता देवी एक बांग्ला साहित्यकार हुई है, तो ध्यान रखना है। महाश्वेता
देवी बांग्ला भाषा की उपन्यासकार हैं और बंगाल के अन्य जो उपन्यासकार या अन्य रचनाकार रहे हैं तो वे हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको ध्यान रखना है। विमल मित्र, समरेश बसु, रामपत चौधरी, आशा पूर्णा देवी, ये काफी प्रसिद्ध लेखिका हुई है बंगाल में। और जो है बंदोपाध्याय, ताराशंकर, प्रताप चंद्र, ये जो इनके प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं, ये सभी बांग्ला साहित्य के साहित्यकार रहे हैं। कृष्णा शोभती, राजी सेठ, मधु पंकारिया हिंदी की प्रतिष्ठित कथाकार रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो संत महंतों के जो लक्षण वर्णित हमें देखने को मिलते हैं, वैराग्य संदीपनी में, रामाज्ञा प्रश्न में, पार्वती मंगल में या जानकी मंगल में। तो आंसर हो जाएगा हमारा वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास की जो है वैराग्य संदीपनी रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब देखें तो तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी में संत स्वभाव और संत महिमा का वर्णन है। वस्तुतः वैराग्य संदीपनी दोहा चौपाई सोरठा में रचित कुल 62 छंदों की एक लघु रचना है। प्रथम 7 छंदों में मंगलाचरण और भगवत स्वरूप का वर्णन के साथ साथ वैराग्य संदीपनी की भी प्रशंसा की गई है। 26 छंदों में संत स्वभाव व 9 छंदों में संत महिमा और 20 छंदों में शांति वर्णन है। तो ये सभी पॉइंट आपको बार बार रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी घुमा फिरा कर आजकल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। आजकल जो है कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है पहले की अपेक्षा से, तो प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए जितने भी हम प्रश्नों को करेंगे उससे जुड़े हुए लगभग सभी तथ्यों को करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि तथ्यों की हमारी बार बार रिवीजन हो और निरंतरता के साथ अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो सफलता का मूल रहस्य यही है, सफलता का राज यही है, निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलें, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य किया करो, ताकि मुझे ये लगे कि बच्चे जो है इन प्रश्नों से खुश है या इसी प्रकार के और नए नए इनको प्रश्न चाहिए तो मैं लेकर के आती रहूंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित लेखकों के जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या फिर एक है राजा लक्ष्मण सिंह। इनको हम क्रम के अनुसार पर के आधार पर लगाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह पहले आएंगे, फिर उसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण, सॉरी भाई बालकृष्ण भट्ट है। बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिस्र, ये मिस्र यहाँ आएगा भाई, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आंसर होगा हमारा, पहले आएगा राजा लक्ष्मण सिंह, उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त, फिर है बालकृष्ण भट्ट, फिर उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र जी। आगे बढ़ते हैं, तो इनके जो है जन्म के अनुसार भी हम देख लेते हैं, जन्म सन के अनुसार। उपयुक्त लेखकों के जन्म के अनुसार सही अनुक्रम हम देखें तो राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826 ईस्वी में हुआ, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 1844 में हुआ, प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 में हुआ, और उसके बाद जो है बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में हुआ। तो इसी आधार पर हमें लगाना है, सबसे पहले राजा लक्ष्मण सिंह, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। भाई एक ही ऑप्शन में है लेकिन यहाँ हमारी गड़बड़ हो गई है। तो पहले बाल राजा लक्ष्मण सिंह के बाद जो है बालकृष्ण भट्ट जी का नाम आएगा 1844, उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त जो है सबसे लास्ट में आएगा बालकृष्ण भट्ट के बाद प्रताप नारायण मिश्र, और ये बाल मुकुंद गुप्त जो है यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त।
तो आंसर हो जाएगा हमारा, पहले आएगा राजा लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। उसके बाद आएगा भाई बाल कृष्ण भट्ट। उसके बाद आता है हमारा प्रताप नारायण मिश्र जी। उसके बाद आएगा बाल मुकुंद गुप्त। इस प्रकार हमारा सी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से आप इनको रिवाइज कर सकते हो। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856, बाल मुकुंद गुप्त का 1865। आगे बढ़ते हैं। इन कीर्तियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, उन्हें काल क्रम के अनुसार हमें सही अरेंज करके देखना है। तो रसिक प्रिया केशवदास जी की रचना है श्रृंगार मंजरी षट ऋतु वर्णन रहस्य। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। इन रचना के रचना काल की दृष्टि से सही लगाए तो रसिक प्रिया केशवदास जी की रचना है 1591 इसका समय है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि जी की है 1630। षट ऋतु वर्णन सेनापति का है 1643। रस रहस्य कुलपति मिश्र जी द्वारा 1660। इस प्रकार से आपको इन रचना के रचनाकारों को भी ध्यान रखना है और क्रम के अनुसार भी इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जयनंदर जी के द्वारा रचित जो रचना है कौन सी है, तो ये भी आपको बताना है। तो देखते हैं। सन्यासी, कल्याणी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कल्याणी पहले आएगा, उसके बाद सन्यासी, फिर अजय की डायरी, फिर अपने अपने अजनबी। इनको हम क्रम के अनुसार देखें तो कल्याणी जैनेंद्र जी की रचना है 1939। फिर आती है सन्यासी, इलाचंद्र जोशी जी की रचना है 1940 की। अजय की डायरी देवराज की रचना है 1960। अपने अपने अजनबी आगे जी की 1961 की रचना है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है एक और प्रश्न हमारा, प्रकाशन के अनुसार ही नाटकों का सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की, उसके बाद द्रौपदी। तो इनको हम जब क्रम के अनुसार पर लगाएंगे तो आंसर होगा हमारा डी, कथा एक हंस की। कंस की नहीं भाई, यहाँ पर हंस की आएगा। कथा एक हंस की, कथा एक हंस की। ये सभी जगह टाइपिंग मिस्टेक अभी, यहाँ सही है हमारा बिल्कुल। कथा एक हंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, उसके बाद कोर्ट मार्शल, फिर आएगा द्रौपदी। तो देखते हैं। एक सेकंड भाई, ये प्रश्न हमारा डाउटफुल है भाई, इसको हम फिर बाद में देखेंगे। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण के कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है? सज्जन, कामना, करुणालय या फिर जो है प्रायश्चित। तो आंसर हो जाएगा हमारा कामना। ये जो है कृष्ण मिश्र जी द्वारा रचित जो संस्कृत में नाटक लिखा गया प्रबोध चंद्रोदय, उसकी अनौपदेशिक शैली पर आधारित नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देखें तो जयशंकर प्रसाद झरना काव्य की इन्होंने रचना की है। जयशंकर प्रसाद इनका छायावादी पहली काव्य झरना ही माना जाता है, यहीं से छायावाद की शुरुआत भी मानी जाती है। झरना का जो प्रकाशन वर्ष है झरना काव्य संग्रह का 1918 है और 1918 ही छायावाद की शुरुआत मानी है इसी रचना से। उर्वशी इनका चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद का, और एक उर्वशी काव्य दिनकर का भी है जिससे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद उर्वशी पौराणिक कथा, उर्वशी और पूर्वा पर आधारित कथा है जो कि जयशंकर प्रसाद की जो उर्वशी ये रचना है ये चंपू काव्य है
और ये पौराणिक कथा उर्वशी व पूर्वा पर आधारित है। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1909 है भाई उर्वशी का प्रकाशन वर्ष। और 1909 के साथ आप जो है एक चीज और याद रख सकते हो, इंदु पत्रिका का भी संपादन किया जयशंकर प्रसाद ने 1909 में। उसके बाद झरना 1918, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तितली 1934 में रचित उपन्यास है इनका। उसके बाद प्रसाद की अन्य काव्य रचनाएं में शामिल है करुणालय इनका प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। उसके बाद महाराणा का महताब, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की है। प्रसाद के उपन्यासों की बात करें तो कंपाल, तितली, इरावती। प्रसाद के नाटक की बात करें तो सज्जन नाटक के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुए हैं प्रसाद जी। इनके नाटक जो है संवाद की दृष्टि से बेजोड़ माने जाते हैं। काफी जो है काफी सारे पात्रों को जो है इसमें अपने नाटकों में शामिल किया है। तो पात्रों की संख्या भी अधिक होने के कारण जो है इनके नाटकों को एक सफल नाटक की दृष्टि से नहीं देखा गया। तो सज्जन, प्रायश्चित, एक घूट इनका एकांकी नाटक है। प्रथम एकांकी मानी जाती है एक घूट। उसके बाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था इस काल यानी कि रीति उतना निश्चित ही विश्वसनीय और मनोरम है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपको बताइए भगीरथ, सॉरी भाई, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रीतिकाल के संबंध में ये कहा है। तो मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय क्या है? ललित ललाम जो मतीराम जी द्वारा जो रचना लिखी गई उसका मुख्य विषय है अलंकार निरूपण। आगे बढ़ते हैं। मतीराम की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचशिका, छंद सार संग्रह, जिसे वर्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बरवे छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया? तो बरवे छंद में जो है रहीम कवि ने नायिका भेद का जो है निरूपण किया है। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा का जो सर्वोत्तम कथन माना जाता है नायिका भेद संबंधी। इसमें भिन्न भिन्न नायिकाओं के केवल उदाहरण दिए गए हैं। माया शंकर याग्निक ने काशीराज पुरस्कार और कृष्ण बिहारी मिश्र पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इसका संपादन किया। रहीम ने बरवे छंदों में गोपी विरह वर्णन भी किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मैं कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है। मैंने कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, भ्रम करके नहीं, भ्रमा करके नहीं। यह आख्यान किस कवि का है? तो किस कवि का है ये आख्यान? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास के संबंध में कहा है शायद। तो देखते हैं। हरिऔध जी ने ये जो है प्रसिद्ध जो पंक्तियां है, मैंने कृष्णचंद्र ये क्या था, मैंने कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में महापुरुष की भांति अंकित किया। ये कथन जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित इनकी रचना प्रिय प्रवास से है। इस ग्रंथ में हरिऔध जी को हिंदी साहित्य का सम्मेलन मांगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान भी प्राप्त हुआ है। सम्मेलन में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी अलंकृत की है या दी गई है, या इस जो है उपाधि से इन्हें वशीभूत किया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही क्या आज कहूँ जो नहीं कही। ये कथन किसका है? प्रसाद का है, निराला का है, मुक्तिबोध का है, या फिर महादेवी वर्मा का। तो आपने काफी बार पढ़ा है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये कथन जो है निराला जी द्वारा रचित है। तो आगे बढ़ते हैं। निराला की पंक्तियां हैं।
प्रमुख काव्य निराला जी की है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, रोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला जो है। एक सेकेंड भाई। इनके प्रमुख जो है काव्य रहे हैं, उसके अलावा जो है इनके द्वारा रचित उपन्यास भी हैं। कौन कौन से, जैसे कि अप्सरा, निरुपमा, प्रभावी, कुल्ली बाट, बल्ले सुर बकरिया, कहानी संग्रह चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, निबंध है इनके रविंद्र कविता कानन, चाबुक, प्रबंध पराग आदि जो है इनके प्रसिद्ध निबंध रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, निराला जी की रचनाएं परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के वर्ग में नहीं आती? तो आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ी जो है ये कहाँ पर आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। तो ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और अन्य तीनों ये बोलियां यहाँ पर बिहारी हिंदी वर्ग की दी गई है, जैसे कि मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों बोलियां बिहारी हिंदी के वर्ग में आती है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली, तीन बोलियां हैं जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, किंतु अवधी ही सर्वाधिक प्रचलित व मान्य है। अवधी बोली अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकली है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों की खतूत, आदर्श दंपति, सत्याग्रह या पाप और पुण्य? तो आंसर हो जाएगा हमारा चंद हसीनों की खतूत। चंद हसीनों की खतूत मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। चंद हसीनों की खतूत 1927 में पांडे बच्चन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण हुआ है। चंद हसीनों की खतूत पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया पहला उपन्यास है। ये पूछा जा सकता है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया निम्नलिखित में से पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो उग्र जी द्वारा रचित चंद हसीनों की खतूत को जो है पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास माना गया है। बनारसी दास चतुर्वेदी, विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने जो है बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। तो ये पूछा जा सकता है, घासलेटी साहित्य किसके साहित्य को कहा गया है हिंदी साहित्य में? तो उग्र जी के। और किसने कहा? तो आपको ध्यान रखना है, बनारसी दास चतुर्वेदी को ने जो है घासलेटी साहित्य कहकर पुकारा है उग्र के साहित्य को। उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक पद्धति का भी परिवर्तन किया है। आगे बढ़ते हैं, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? एंटीनेट के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बादलों के घेरे। कृष्णा शोभते जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है बादलों के घेरे। 1980 में ये लिखा गया और 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में साहित्य अकादमी अध्याय से सम्मानित भी किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण रचना है कृष्णा शोभती जी की सिक्का बदल गया, 1948 में प्रकाशित हुई। जिंदगी नामा इनका बृहद उपन्यास है, यानी कि बहुत बड़ा उपन्यास माना जाता है। 1979, किलो दानिश 1993। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं की कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते। तो ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, क्योंकि इन्होंने सिद्ध और नाथों की जो रचनाएं हैं उनको शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा है। तो आगे बढ़ते हैं,
8वीं शताब्दी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वर्जियान की परंपरा का भी प्रचलन हुआ। ये सभी नाथ ही थे। बौद्ध धर्म के वर्जियान शाखा के अनुयायी ही सिद्ध कहलाए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो आपको पता ही है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक जी है। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859, मृत्यु 1928। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रवादी उपन्यास स्वतंत्रवादी लेखक माने जाते हैं खड़ी बोली के। और ऋतु संहार के मूल रचनाकार कौन है? कालिदास है। और इनकी रचना का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली खड़ी बोली की रचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम रचना खड़ी बोली की कौन सी है? गुणवंत हेमंत। उसके बाद और अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्नों को हम करेंगे। इसी तरह रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ अभ्यास करते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी ये सीरीज जो है चलती रहेगी। विद सॉल्यूशन के साथ हम प्रश्नों को करते रहेंगे, ताकि परीक्षा में घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछा जाए तो आसानी से उनका सही आंसर दे सको। एक बार अंत में फिर कहना चाहूंगी कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।